क्या आपको सोना खरीदना चाहिए? दैट इज़ द टॉपिक ऑफ द डे और उसका आंसर है येस, येस एंड येस। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं सोने को एडवोकेट करता हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ कि एक बहुत ज़रूरी आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है ये। ये आपकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स का बहुत अच्छा एक दोस्त है। जब इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आपकी परफ़ॉर्म नहीं कर रही होती हैं, तब आप देखेंगे कि इंडियन रुपीज़ में सोना बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा होता है। तो एक तरीके का ये हेज है आपके पोर्टफोलियो के लिए। आप इक्विटी में ज़रूर इन्वेस्ट करिए, लेकिन उसके साथ-साथ एक रेशियो में सोने में भी इन्वेस्ट करिए। अब वो रेशियो क्या होना चाहिए वो सबकी अपनी-अपनी मान्यताएँ हैं। मेरी बिलीफ ये है कि आपकी एज डिवाइडेड बाय 2 वो जो परसेंटेज है, जैसे अगर आपकी एज मेरी एज 52 है, तो 26% बेसिकली एलोकेशन टुवर्ड्स गोल्ड इज़ रिकमेंडेड जो मेरे फॉर्मूले के हिसाब से कि एज डिवाइड बाय 2 एज़ परसेंटेज ऑफ योर नेटवर्थ। आप उसमें माने या ना माने वो आपकी मर्ज़ी है, ये मैं आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। ये मेरी एक थंब रूल मैंने बनाया है जो मुझे लगता है कि जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती है, ऐसे-ऐसे आपको कम वॉलेटिलिटी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में और सोना खरीदने से आपको वो वॉलेटिलिटी आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में कम होती जाएगी। एक ये बहुत बड़ी मिथ कह लीजिए या एक एक धारणा चल रही है इक्विटी मार्केट में। सारे इक्विटी मैनेजर्स जो वो वॉरेन बफेट हों चाहे कोई भी हो इंडिया के हों, वो सब ये बोलते हैं ये तो पेट रॉक है, ये बकवास है, कुछ नहीं है, कोई रिटर्न नहीं है इसकी और कोई इंटरेस्ट डिविडेंड नहीं मिलता है इसके अंदर और कोई प्रोडक्टिव एसेट नहीं है। लेकिन सारे सेंट्रल बैंक्स दुनिया के सोना खरीद रहे हैं आज की डेट में और अब मैं आपको दिखाऊंगा डेटा उसका। तो वो आप समझ सकते हैं कि सेंट्रल बैंक्स जो कि कंट्रोल करते हैं मनी को, जो क्रिएट करते हैं मनी, अगर वो सोना खरीद रहे हैं तो वो ऐसे ही तो नहीं खरीद रहे हैं। तो इस थीसिस के ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। ये मैंने आपको एक चार्ट दिखाया है गोल्ड इन आईएनआर। ये गोल्ड आईएनआर का चार्ट है, इसको डिराइव किया है हमने। सो बेसिकली गोल्ड डॉलर में रेट में लिया है, फिर उसको यूएसडी आईएनआर से मल्टीप्लाई किया गया है, फिर उसको 15% उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी जो आज की डेट में है वो लगाई गई है और 31.1 ग्राम का एक ट्रॉय आउंस होता है जो जो अगर गोल्ड का रेट आउंस में चलता है ट्रॉय आउंस में उसको कन्वर्ट किया। तो ये फॉर्मूला आप देख रहे होंगे, आप ट्रेडिंग व्यू में जाके आप भी खुद लगा सकते हैं। और ये एक सिमुलेटेड एक गोल्ड प्राइस चार्ट निकला है 1982 से। वो ऑफ कोर्स ड्यूटी अलग अलग टाइम पे चेंज हुई हैं, बट हम अगर ये मान के चलें कि ड्यूटी यूनिफॉर्म रही है तो ये एक इसका चार्ट निकला है। आज की डेट में 5900 का पर ग्राम इसमें रेट है और अगर हम देखें हम या जहाँ से हम शुरू हुए थे वो 100 100 सवा 100 रुपये पर ग्राम में था। मैसिव रैली हमने देखी 2000 के बाद। 2000 के बाद की जो रैली थी वो करीबन 500 रुपये से हम 3500 चले गए थे, करीबन 400 कुछ था। तो करीबन 8 गुना इस दौरान जो है सोने का रेट बढ़ा था और उसके बाद उसमें माइनर करेक्शन आई, 3500 से 2500 की करेक्शन आई, फिर 2500 से ये अब बढ़ के 5900 हो गया। तो अगर आप पूरे लॉन्ग टर्म में भी देखेंगे तो 11.5 11.6% का सी ए जी आर आई एन आर गोल्ड का आ रहा है और वो किसी भी महीने से कम नहीं है। आपके अगर पोर्टफोलियो में आपको 30-40% कमाने की आदत है तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। लेकिन मोस्टली पोर्टफोलियोज में अगर डबल डिजिट रिटर्न आ जाए तो वो भी काफ़ी मानी जाती है। ये एक चार्ट है, आप शायद इसको देखकर अचंभे में पड़ जाएं और शायद माने ना कि ये चार्ट सही है कि नहीं है। ये 30 साल पुराना चार्ट है, 30 साल का डेटा है इसके अंदर। जो ऑरेंज लाइन है वो निफ्टी है, जो ब्लू लाइन है वो आईएनआर गोल्ड है। वर्चुअली ओवर 30 इयर्स दोनों के रिटर्न सेम है। आप फिर से सुन लीजिए, ओवर 30 इयर्स निफ्टी और गोल्ड के रिटर्न सेम है। आप ये देख सकते हैं कि जब जब निफ्टी की रिटर्न ज़्यादा हुई गोल्ड उस समय फ्लैट था, जब जब गोल्ड की रिटर्न ज़्यादा हुई निफ्टी उस समय फ्लैट था। तो ये काउंटर बैलेंस की तरह काम करते हैं। निफ्टी ऊपर जा रहा है गोल्ड फ्लैट रहेगा या नीचे रहेगा, अगर निफ्टी नीचे जा रहा है गोल्ड ऊपर चला जाएगा। ये एक काउंटर बैलेंस की जगह की तरह एक बहुत सिनर्जीज हैं दोनों साइड में और उसका एक रीज़न है कि निफ्टी जब गिरता है एफआईआई आउटफ्लो हो रहा होता है, रुपये टूट रहा होता है उस समय और मनी जो है वो सेफर हेवंस की तरफ जाता है जैसे गोल्ड है। तो
ये एक नेचुरल एक हेज बनी हुई है मार्केट में, बट बिकॉज बहुत लोगों ने बोल बोल के इसको, रियल एस्टेट को और गोल्ड को इंडिया में इक्विटी मार्केट के जो गुरुज हैं उन्होंने इतना बैशिंग करी है इन दोनों सेक्टर्स की, कि जिसको एक्चुअली में पता है, जो एक्चुअली होल्ड करता है उसको मालूम है क्या उसको रिटर्न आ रही है, लेकिन जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, जो जिन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, वो इस बहकावे में आ जाते हैं कि नहीं ये तो एसेट क्लासेस बेकार है। बट एसेट क्लास एलोकेशन, खैर वो एक अलग क्लास है, बट एसेट क्लास एलोकेशन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये भी आपने देख लिया कि एक काउंटर बैलेंस बहुत अच्छा है। अब ये कोविड का टाइम देखिए आप, कोविड के टाइम पे कितनी 35% निफ्टी गिरा और गोल्ड उसी समय 30-40% ऊपर भाग गया। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में दोनों ये मौजूद थे तो कितना अच्छा आपको काउंटर बैलेंस मिलता और आपको एक इक्विटी कर्व स्मूदर मिलता आपको, इंस्टेड ऑफ कि भाई आपको रात को नींद नहीं आ रही कि मेरे स्टॉक 40% डाउन एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये एक इसका बहुत बड़ा फायदा है। अब अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो 70s में बहुत जोर के इन्फ्लेशन यूएस में आई थी और अभी कुछ ऐसा ही दौर शुरू हो गया है। आप ये देखेंगे कि जो ये मिड 60s से लेके 1980 तक बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशनरी टाइम्स रहे थे, और अभी जो आपकी सिचुएशन बन रही है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए गए हैं लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रही है और बैंक्स की डिफ़ॉल्ट की कगार पे खड़े हो गए हैं, तो इंटरेस्ट रेट अब बहुत ज़्यादा बढ़ाना मुश्किल है। और अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे और तो इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में आएगी नहीं। तो इन्फ्लेशन सीम्स टू बी अ रनअवे ट्रेन। तो इन्फ्लेशन अगर ये 2 4 5 10 साल ऐसे निकल गए तो ये सारी एसेट क्लासेस की पता नहीं क्या क्या रेट हो जाएंगे। अभी आप मानेंगे नहीं कि जब जो 72 73 में रेट था और जो 1980 में रेट था उसमें कितना बड़ा जंप आया था। आई थिंक मेरे पास एक चार्ट होगा इसके अंदर जो मैं आपको दिखाऊंगा उसका। ये देखिए आप, 1800% का रिटर्न विद इन ए मैटर ऑफ लेस देन 10 ईयर्स आपका गोल्ड के अंदर डॉलर टर्म्स में, और रुपी टर्म्स में तो पता नहीं कहाँ था वो। तो 33% CAGR बना जब हाई इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट चल रहा था, और अभी भी हाई इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट ही चल रहा है। 2000 और 2012 के बीच में भी एक 22% की CAGR इसमें बनी सोने के अंदर, जबकि आपका जो S&P 500 था उसमें इंटायरली दे 12 साल में सिर्फ -18% नीचे गया, कोई जीरो रिटर्न इन इक्विटी। तो ये पॉसिबल है कि कोई ऐसा पीरियड आएगा 5 साल का 10 साल का जहां पे इक्विटी परफॉर्म नहीं करेगी। अगर ऐसा पीरियड आया तो आपका पोर्टफोलियो किस बेसिस पे टिका रहेगा? आई मीन आपको उसका भी सोचना है कि एसेट एलोकेशन करें अपने इक्विटी में, अगर डाउन ट्रेंड आ रहा है तो उसको कैसे अपने आप को बचाना है उसमें से। तो एक बहुत बढ़िया एक हेज है हमारे पास, एक टूल मिला हुआ है हमें जिसको हमें करना चाहिए, बहुत लोग यूज नहीं करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। तो ये एग्जांपल है दिसंबर 2022 से। तो जब से थोड़ी सी मार्केट में गिरावट आई है अभी इसलिए पिछले 3 4 महीने में, निफ्टी डाउन है करीबन 9%, और आप ये देख लीजिए गोल्ड अप है 9.6%। तो एग्जैक्ट मिरर इमेज है, जितना निफ्टी डाउन हुआ है उतना गोल्ड बढ़ गया है। तो अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करें और 50-50 भी अगर अपना पोर्टफोलियो कर दे, जैसे कि हमारी एक स्ट्रेटजी NG 50-50 करती है, तो रिटर्न बहुत अच्छे आते हैं उसके अंदर। ऑफ कोर्स जब बहुत अच्छी निफ्टी चली गई तो उसमें भी रिटर्न थोड़े कम आएंगे, लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत कम हो जाएगी, आपको बड़े चैन से डबल डिजिट रिटर्न मिलेगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी तो निफ्टी 65% गिर गया था। तो इस समय, इस दौरान जब ये निफ्टी 65% गिरा, और ये जो चार्ट में दिखाया हुआ है ये 45% है फ्रॉम स्पेसिफिक पीरियड, यहाँ से लेके यहाँ तक 65% गिरा था, और गोल्ड उस समय बढ़ गया 61%। जब निफ्टी 45% गिरा तो गोल्ड 61% बढ़ गया। तो एक काउंटर बैलेंस का बड़ा ही ज़बरदस्त एग्जाम्पल है ये, कि जब पूरी दुनिया ध्वस्त हो गई थी और पूरी लिक्विडिटी पूरे वर्ल्ड की मार्केट्स में से गायब हो गई थी, तब गोल्ड 61% प्लस गया था उस दौरान। तो अगर आपका पोर्टफोलियो एलोकेटेड होता तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की आपको एक हेजिंग मिल रही थी। 2011 12 13 में भी बहुत ज़्यादा एक फ्लैटिश पीरियड आया था, जैसे अभी चल रहा है निफ्टी में, कि निफ्टी कहीं जा ही नहीं रहा है, 1.5 साल हो गया है। उस समय 3 साल का एक ऐसा पीरियड आया था कि जब बिल्कुल कोई गेन नहीं था, उस समय गोल्ड 40% बढ़ गया था। तो आपके फ्लैट पीरियड्स और जो इस तरीके के पीरियड्स हैं वो इसके थ्रू आप थोड़ा सा सेव कर सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है कोविड का, जो निफ्टी का ड्रॉडाउन हुआ 38% का और गोल्ड बढ़ गया 25% उस दौरान। तो एक आपने ये देखा कि परफेक्ट हेज
कोविड क्रैश में भी हुआ है। अब बात करते हैं कुछ गोल्ड के SPX रेशियो के साथ। तो अब जैसे आपको मैं ये दिखाता हूँ कि एक ये यील्ड कर्व इन्वर्जन होती है। तो इसमें क्या होता है कि जब एक रिसेशन आने की उम्मीद जागती है, तो अ, उस दौरान जब हम रिसेशन मोड की तरफ जा रहे हैं, उस दौरान ये पाया गया है कि गोल्ड टू S&P रेशियो जो है, वो कितनी बढ़ रही है, उसकी स्टडी है ये कि कितने महीने आफ्टर यील्ड कर्व इन्वर्जन, जबकि एक रिसेशन आने की उम्मीद हो जागती है, कि कितने महीने के बाद क्या रिटर्न आती है। तो गोल्ड की आउट परफॉर्मेंस S&P 500 के अगेंस्ट, वो यहाँ आपने देखा कि 2 साल में +72% है। उससे पहले एक पीरियड में 147% थी। ये क्रिस्केट कैपिटल की डेटा है। और अभी हम यहाँ पर हैं, अभी हम 4-5 महीने में मत में पहुँचे हैं, जब हमारे को इसका यील्ड इन्वर्जन का सिग्नल मिला है। तो एक लाइक्लीहुड है कि गोल्ड इक्विटी से बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो ये एक लाइक्लीहुड इस डेटा से हमारे को बनता है। अब इसमें आप ये देखेंगे कि दो ये उस रेशियो का चार्ट है, गोल्ड डिवाइडेड बाय S&P 500 का चार्ट है ये। तो आप ये देखेंगे कि 2008 के बाद जब स्टॉक मार्केट्स बेसिकली ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान, और उसके बाद जब गोल्ड में रैली आई, तो उस समय ये रेशियो आपका बढ़ के 0.4 से लेके 1.6 तक चला गया। और उसके बाद से ये रैली, जो इक्विटी की रैली चल रही है, उसने इस रेशियो को वापस 0.4 पे ला दिया है। और अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि ये रेशियो वापस बढ़ेगा अलोंग विद अदर कमोडिटीज़। तो ये कमोडिटी लेड रन डिकेड होने की संभावना है, जो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं कमोडिटीज़ के और वेरियस हेज फंड्स में, उनको ये संभावना है कि अब ये रेशियो यहाँ बढ़ना शुरू होगा। तो इक्विटी परफॉर्म करेगी, लेकिन कमोडिटीज़, गोल्ड, ऑयल, ये सब इक्विटी से बेहतर परफॉर्म करेंगे। ये एक जो हिस्टोरिकल आपकी परफॉर्मेंस है, उससे ये निकल कर आ रहा है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो सोने की डिमांड है, वो भी बढ़ रही है। अभी लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे, ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का डेटा है, तो 4 से 5,000 टन रफली ये एक डिमांड चल रही है। आप ये देखेंगे कि 2013 में बहुत ज़बरदस्त एक डिमांड आई थी इसकी, अपने गोल्ड में, जबकि इसमें ज्वेलरी और जो ये ज्वेलरी का कंपोनेंट है, ये जो पर्पल वाला है, ये सेंट्रल बैंक्स है, और सॉरी ये बार्स है, और ये सेंट्रल बैंक का कंपोनेंट है। तो आप ये देख रहे हैं पिछले कई सालों से 2015, 17, 18, 19, इसमें ये डिमांड स्टेबल थी। कोविड में ऑफ कोर्स एक एब्रेशन ईयर था कि डिमांड कोलैप्स हो गई। 2021 में आप ये देखेंगे कि डिमांड इज नॉट ओनली कम बैक, बट द कंपोनेंट विच इज इंक्रीजिंग, ये जो कंपोनेंट बढ़ रहा है, ये सेंट्रल बैंक्स कंपोनेंट है। तो जितने भी सेंट्रल बैंकर्स हैं, वो सब, आपने न्यूज़ में देखा ही होगा, चाहे टर्की है, चाहे ईरान है, चाहे रशिया है, चाइना है, इंडिया है, और भी कई यूरोपियन कंट्रीज भी, एशियन कंट्रीज भी, सब सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहे हैं। और सेंट्रल बैंक्स जो कि क्रिएटर ऑफ मनी होते हैं, अगर वो सोना खरीद रहे हैं, तो मतलब मैं ये समझता हूँ कि उसकी एक अलग वैल्यू है, जो नॉर्मली हम रिटेल में, इक्विटी में नहीं समझ पा रहे हैं। तो क्योंकि उनको एक इम्बैलेंस नज़र आ रहा है, उनको ये समझ में आ रहा है कि जितना डेट इक्विटी रेशियो बन गया है पूरे वर्ल्ड में, वो अब उसको बैलेंस करने के लिए हमें जो अपना कोर है, कोर रिजर्व है, उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। इसीलिए वो गोल्ड दबा के खरीदे चले जा रहे हैं। और ये आप देखेंगे, ये डिमांड, ये है जो है, ये डिमांड कर्व ऊपर की तरफ जाता जा रहा है अब, और ये हर साल इसमें आगे निकलना है। तो प्रोडक्शन का भी इसमें एक ये रोल रहता है कि जैसे ग्लोबल गोल्ड की प्रोडक्शन है, वो अब फिर से डाउन जाने लग गई है। ये वाले जो बार्स हैं, ये ग्लोबल गोल्ड की प्रोडक्शन है कि सारी माइंस को मिला के कितना प्रोड्यूस हो रहा है गोल्ड। तो यहाँ पर आपने देखा कि 70s to 80 में भी गोल्ड की प्रोडक्शन डाउन गई थी 19%, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होती है और गोल्ड के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, उसके बाद प्रोडक्शन बढ़नी शुरू होती है, क्योंकि जब ये गोल्ड के रेट बढ़ जाते हैं, तब माइनर्स को लगता है कि हाँ, हम अब और खर्चा एक्सप्लोरेशन पे कर सकते हैं, और उसके बाद एक फॉल आता है उस इंडस्ट्री में। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि ये 2-3 साल से ये इसकी
ग्लोबल गोल्ड प्रोडक्शन डाउन जा रही है, और बिकॉज प्रोडक्शन डाउन है तो सप्लाई ऑब्वियसली कम होएगी, तो डिमांड लेकिन वहीं की वहीं बरकरार है। तो देर इज़ वेरी गुड लाइक्लीहुड कि हमारे को और इसमें गोल्ड प्राइसेस में जंप की उम्मीद है उसके अंदर। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के मुझे लगता है कि जो एक CAGR लॉन्ग टर्म एक गोल्ड की बनी हुई है, मैं आपको फिर से वो चार्ट दिखाना चाहता हूँ निफ्टी और गोल्ड का। मुझे लगता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए गोल्ड की तरफ। गोल्ड एक बहुत अच्छी एसेट क्लास है जो मार्केट को कॉम्प्लीमेंट करती है। गोल्ड में वेरियस वेज ऑफ इन्वेस्टिंग हैं, आप अवेलेबल हैं, चाहे फिजिकल गोल्ड ले लीजिए, आप ETF ले लीजिए, म्यूचुअल फंड ले लीजिए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ले लीजिए, सबके अपने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अलग अलग टैक्स एडवांटेजेस हैं। लेकिन एक चीज़ कॉमन है सब में कि एलोकेशन टू गोल्ड आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इन शब्दों के साथ मैं ये टॉपिक आज ख़त्म करता हूँ। आशा है आपको ये सब पसंद आया होगा। कमेंट्स में नीचे लिख के बताइए। थैंक यू सो मच। गुड बाय।